एवरीवन, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट कोड 843 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी W3 लेवल। जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि इसका रिजल्ट आ चुका है स्क्रीनिंग का। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की। इस पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे जो आपको इस लेक्चर में मिलेंगे, और सारे आंसर आपको फाइनल आंसर से मिलेंगे विद डिटेल सोल्यूशन। जैसे कि आपको पता है कि हर क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज किया जाता है सी एस सोल्यूशन में, तो इस लेक्चर में भी हम ऐसे करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स। इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया था फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए और बी आपके बिल्कुल सेम दिए गए थे, इसलिए इसको स्क्रैप कर दिया गया। एट अ टाइम मोर देन वन वर्क और एट अ टाइम मोर देन वन पीपल कैन वर्क, बात एक ही आती है। इसमें ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। अगर इसकी ये फीचर नहीं है तो और इसके क्या फीचर है? इसके फीचर आपके थे मल्टीटास्किंग प्लस मल्टी यूज़र एंड ये न्यूज़ आपका आया था 1969 में। फादर इसके हैं केन थॉमसन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैकअप इन डाटाबेस। डाटाबेस में बैकअप का क्या मतलब है? टू फाइंड दी लॉस्ट डेटा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द लीगल राइट टू यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन इज ग्रांटेड बाय अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, आपने देखा होगा उसमें आपको आती है आई एग्री की टर्म्स एंड कंडीशन। जब तक आप उसको क्लिक नहीं करते तब तक आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता। ये इसका बोलने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर में कई लीगल राइट होता है, आपको उसका लाइसेंस का जो उसकी टर्म एंड कंडीशन है उसको पढ़ना पड़ता है उसको इंस्टॉल करने से पहले। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो आपका एग्जाम्पल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जाम्पल होता है सिक्योरिटी यूटिलिटी का, जो आपको वायरस से बचाता है सिस्टम को। कंपैटिबिलिटी इन रिगार्ड टू कंप्यूटर रेफर्स टू सॉफ्टवेयर रनिंग विद अदर प्रीवियसली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। प्रोग्राम डिजाइन स्पेसिफिकली टू एड्रेस जनरल पर्पस एप्लीकेशन एंड स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 7. The capability of the operating system to enable two or more than two programs to execute simultaneously in a single computer system by using single processor। सिंगल कंप्यूटर है, सिंगल प्रोसेसर है, और काम हो रहा है आपका एक समय पे मल्टीपल, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, चलिए समझते हैं इसके कंसेप्ट को, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसका आंसर करते हैं हमेशा गलत। मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि आपके एक समय पे रैम के अंदर हमारा मकसद होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोसेस को रैम में लेके आना जितने हम ला सकें, और उसके बाद आपके वन बाई वन प्रोसेस होते हैं एग्जीक्यूट। अगर प्रोसेस आपके वन बाई वन एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग ऐसे हुआ कि आपका प्रोसेस वन एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन बीच में उसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, इसलिए वो जाएगा बाहर आई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और उसकी जगह पे आएगा आपका नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस नंबर 2, जिसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। एक प्रोसेस गया बाहर, दूसरा आ गया इमीडिएटली। मतलब आपका जो सीपीयू है वो आपका आइडल नहीं रहेगा। आपने अगर आपने बैच प्रोसेसिंग ऑपरेशन पढ़ा हो, उसमें क्या होता था? उसमें आपका सीपीयू रहता था आइडल, मतलब आपका फ्री रहता था जब तक आपका एक बैच पूरा नहीं हुआ और नया बैच असाइन नहीं हुआ। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में आपका ये आइडल नहीं रहता। आपका प्रोसेस वन एग्जीक्यूट हो रहा है, वो जाएगा आई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और दूसरा आपका दूसरा प्रोसेस में आ जाएगा। जैसे ही आपका दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उसी समय प्रोसेस नंबर जो वन था उसका काम पूरा हो गया, आई ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तब दोबारा से हो गया आपकी कंटेक्ट स्विचिंग, और प्रोसेस वन आ जाएगा आपका फिर से आपका सीपीयू के पास, और प्रोसेस टू जाएगा आपका वेटिंग स्टेट पे। ऐसे करते करते सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब आपके काफ़ी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग हुई हुई। लेकिन मल्टीटास्किंग में ऐसा नहीं होता। मल्टीटास्किंग में ऐसा होता है कि आपके एक समय पे मल्टीपल काम आप कर सकते हो। जैसे कि आप एक समय पे आप ब्राउज़र चला रहे हो, साथ में आपने म्यूजिक ऑन किया हुआ है, और साथ में आपने MS वर्ड का काम कर रहे हैं। ऐसे करते करते इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। थर्ड आपका आता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में ऐसा होता है सिस्टम में एक, प्रोसेसर अनेक। एक सिस्टम पे आपके मल्टीपल प्रोसेसर होंगे, दैट इज़ वाई इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। एक समय पे एक स्टेटमेंट को करता है एग्जीक्यूट एंड ट्रांसलेट इंटरप्रेटर। ये आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। और ऑप्शन बी में देखा था कंपाइलर, ये भी आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। दोनों आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट है। और जो कंपाइलर है वो आपका वन बाई वन स्टेटमेंट नहीं करता, वो करता है आपका एक ही बारी में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट प्लस एग्जीक्यूट। ये दोनों में डिफरेंस है। इंटरप्रेटर आपका करता है वन लाइन बाई लाइन और स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट, बट कंपाइलर करता है एक ही बारी में पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। थर्ड आता है आपका असेंबलर, वो करता है आपका असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज। कंपाइलर इंटरप्रेट करते हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम आपको होता है सोर्स कोड, एंड दूसरी तरफ आपका जब प्रोग्राम चेंज होता है मशीन लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाइलर इज, जैसे कि आपको अभी बताया, कंपाइलर इज अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। यूजर यूजर यूज ऑफन डैश फॉर एक्सेस द मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर टर्मिनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल साइट सिंगल नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क। Which is the name of the network topology in which there are bidirectional link between each possible node। हर एक नोड से आपका बायडायरेक्शनल लिंक होगा, किसी में होगा मैश टोपोलॉजी में। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक डिवाइस बाकी सब डिवाइस से कनेक्टेड होती है, इसी को बोलते हैं मैश, इसी को बोलते हैं बायडायरेक्शनल लिंक बिटवीन टू नोड्स। अगर कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास 5 नोड है या फिर 6 नोड है या फिर n नंबर ऑफ नोड है, तो आपको किस लगेगा पता कि उसमें कितनी केबल लगी है। इसका फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n-1/2। ये हो गया आपको एडवांस नॉलेज। मतलब अगर आप JYT का पेपर दे रहे हो उसमें आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा जैसे ये दिया गया है, लेकिन बात आती है अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की या प्रोग्रामर की, वहाँ आपको आएगा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन। उसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि मैश टोपोलॉजी में आपके पास है 4 नोड, निकालिए आपके पास कितनी केबल होगी। अब देखिए अगर हमारे पास 4 नोड है तो एन की जगह आपका आएगा 4, 4 × 4-1/2 कितना आ गया, 4 × 3/2, 4×3 = 12 डिवाइडेड 2 होगा 6। मतलब आपकी 6 केबल होगी। अगर 4 डिवाइसेस है तो 6 केबल यूज़ होगी उनको जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अ वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड होम पेज। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर आपने फाइल ट्रांसफर करनी है एक सिस्टम से सेकंड सिस्टम पे, इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की वजह से वो होती है। और FTP के आपके होते हैं 2 पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर 20, पोर्ट नंबर 21। 20 आपका डेटा के लिए एंड 21 आपका कमांड के लिए। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नॉन एज डाउनलोडिंग। सर्वर से आप जब कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। और सेम आप क्लाइंट से कुछ चीज़ अपलोड कर रहे हो, भेज रहे हो, उसको बोलते हैं अपलोडिंग। व्हाट इज द मॉडम कनेक्टेड टू। मॉडम आपका कनेक्ट होगा मदरबोर्ड से। मॉडम आपका कनेक्ट होगा फोन लाइन से। 16 का आंसर होगा डी। सॉरी फॉर रॉन्ग आंसर। मॉडम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। ये आपको कनेक्ट करता है फोन लाइन से। मॉड्यूलेटर का काम होता है डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट कराना, प्लस डीमॉड्यूलेटर का काम होता है एनालॉग से उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना। क्योंकि जो आपका डाटा एक्चुअली में सेव होगा वो आपका डिजिटल में ही होगा। 17 विच इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन। दैट इज़ द आइकन। आपने डेस्कटॉप में बहुत सारे आइकन देखे होंगे, वो आपकी होती है किसी एप्लीकेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड यू मोस्ट अप्रोप्रिएट परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। ये आपका होगा स्प्रेडशीट, MS Excel। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉलमनर डाटा इन MS Word यू नीड टू सेट टैब और यूज़ द टेबल मेन्यू। इन दोनों की वजह से आप कॉलमनर डाटा क्रिएट कर सकते हो MS Excel में। ये होता है आपका कॉलम डाटा। यहाँ पे डाटा हो गया, यहाँ डाटा हो गया, यहाँ डाटा हो गया। व्हाट इज़ एन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम आपका क्या होता है, अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल अ मशीन और एप्लियंस, दैट इज द एम्बेडेड सिस्टम। A digital computer is superior to an analog computer in terms of cost, accuracy plus versatility। 21 का होगा आपका आंसर ए।
An uniform interval of CPU time allocated for use in performing a task is known as time slice. टाइम स्लाइस को बोलते हैं टाइम क्वांटम, और टाइम क्वांटम, टाइम स्लाइस प्लस टाइम शेयरिंग तीनों आपकी एक ही चीज़ है। चलिए समझते हैं इसके कंसेप्ट को। टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम का मतलब होता है कि आपने एक टाइम सेट कर दिया कि आप इस प्रोसेस को इतने टाइम के लिए करेंगे एग्जीक्यूट। फॉर एग्जाम्पल हमने सेट किया 2 मिली सेकेंड, हमारे पास 5 प्रोसेस है, हमने सेट किया टाइम स्लाइस कि हर एक प्रोसेस को 2 मिली सेकेंड दिए जाएंगे, उसके बाद उसको किया जाएगा चेंज। मतलब एक प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे 2 मिली सेकेंड खत्म हो गए हम करेंगे कंटेक्स्ट स्विचिंग, और आपका प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा था वो जाएगा वापस रेडी क्यू में, और जो रेडी क्यू में था वो दोबारा से आ जाएगा आपका रनिंग क्यू में। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो होती है उसमें आपका यही यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अ माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज इन पीसी सिस्टम परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। 23rd का होगा ए, माउस इज एन पॉइंटिंग डिवाइस। 24 का आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, माउस आपकी इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ डिवाइस अलाउ द यूजर टू ऐड कंपोनेंट एंड कैपेबिलिटी टू अ कंप्यूटर सिस्टम। ये काम होता है आपका एक्सपेंशन स्लॉट का। 26 विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट नॉन रिपैक्ट प्रिंटर। नॉन रिपैक्ट प्रिंटर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है? गलत कौन सी है? ऑप्शन बी, दे कैन प्रिंट कार्बन कॉपी। जो आपके नॉन रिपैक्ट प्रिंटर होते हैं वो आपकी कार्बन कॉपी प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत है। बाकी जो आपकी 3 स्टेटमेंट दी गई थी वो बिल्कुल सही दी गई थी, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज, डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। अगर आपने डायरेक्ट एक्सेस करना है यू हैव टू यूज़ मैग्नेटिक डिस्क, जिसके अंदर आपका आ जाता है हार्ड डिस्क। लेकिन अगर मैग्नेटिक टेप की बात की जाए उसमें होता है आपका सीरीज सिक्वेंशियल एक्सेस। एडवांटेज ऑफ डी रैम, इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव एंड चीपर देन एस रैम। यस, इसका ये आंसर होगा ऑप्शन ए। जो आपकी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो आपकी इनएक्सपेंसिव भी है और चीपर भी है स्टैटिक रैम से, तो ये इसकी एडवांटेज होगी। जो बाकी दी गई है ये इसकी एडवांटेज नहीं है। थोड़ा सा और समझते हैं डी रैम के बारे में। डी रैम और एस रैम में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? डी रैम में आपके यूज़ होते हैं कैपेसिटर, एस रैम में यूज होता है ट्रांजिस्टर। डी रैम यूज़ करती है मोर पावर कंज्यूम करती है, और ये होती है लेस, इसकी स्पीड होती है जो कम होती है, लेकिन एस रैम की स्पीड आपकी ज़्यादा होती है और ये करती है लेस पावर को कंज्यूम। एस रैम आपकी है कैशे मेमोरी और डी रैम आपकी है मेन मेमोरी, इसको बोलते हैं रैम। रैम आपकी डी रैम है और जो आपकी कैशे मेमोरी होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक रैम। अगला क्वेश्चन था कन्वर्जन ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। आपको दिया गया है 125 ऑक्टल, इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो कैसे करेंगे? इसको चेंज करने के कई मेथड है, लेकिन जिस मेथड को मैं फॉलो करता हूँ मैं आपको उसी मेथड से सिखाऊंगा कि इसको कैसे चेंज करेंगे। काफ़ी सिंपल मेथड है। 125 को आपने करना है डेसिमल में, तो आप क्या करेंगे, पहले आप 125 को करेंगे चेंज बाइनरी में, और जो बाइनरी नंबर आएगा उसको चेंज करेंगे डेसिमल में, क्योंकि आपको बाइनरी से डेसिमल करना आता ही होगा। देखिए 125 दिया गया था, तो 5 का बाइनरी क्या होता है 101, और 2 का बाइनरी होता है 010, एंड 1 का बाइनरी होता है 0, यहाँ 1 आएगा 100। तो ये एक स्ट्रिंग बन गई 001 010 101। अब इस कंप्लीट बाइनरी नंबर का निकालो डेसिमल नंबर। कैसे निकालेंगे हम? 1 2 4 8 16 32 64, आगे जरूरत नहीं है क्योंकि आगे जीरो है, और मैंने आपको बताया था जहाँ पे जीरो होता है उसको हम काउंट नहीं करते। जीरो हमने काट दिया, बचा क्या 64 16 4 और 1, 64 और 16 हो गया आपके 80, 80 और 4 84, और 1 85। 85 कहाँ है? ऑप्शन बी में। ये आपका आंसर है 85 बेस 10। बेस 10 इसलिए हुआ क्योंकि आपका डेसिमल नंबर में चेंज हो रहा है। डेसिमल का बेस होता है 10, ऑक्टल का 8, बाइनरी का 2, एंड हेक्साडेसिमल नंबर होता है 16। एडिशन ऑफ 1101 एंड 1010। 1101 1010। एडिशन में क्या होता है, अगर 1 को 0 से ऐड किया जाए तो आपको 1 ही आएगा, 0 एंड 1 का 1 ही आएगा, 1 0 का 1 होगा, लेकिन 1 एंड 1 को ऐड किया जाए तो वो बनता है 10। तो यहाँ पर आपका 0 आ गया और एक आपका कैरी हो गया, तो क्या बना ये 10 111। कहाँ पे है?
ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर 10.1.1/2। A code used for standardizing the storage and transfer of information amongst various computing devices is called a SCI code, American Standard Code for Information Interchange। ये आपका होता है 7 बिट का कोड, which is a collection of program written to provide service to other program। ये आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाते हो। अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई महत्व नहीं है, वो कभी आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ईच मॉडल ऑफ कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक मशीन लैंग्वेज। हर एक कंप्यूटर में आपकी एक यूनिक मशीन लैंग्वेज होगी 0 और 1 की फॉर्म में। अ लिंकर क्रिएट अ लोड मॉड्यूल। लिंकर का काम क्या होता है, जब भी आप कोड लिखते हो सी में तो आपकी बनती है वहाँ पे बहुत सारी ऑब्जेक्ट फाइल। जब आपकी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है, उन सभी को लिंक करके एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। दैट इज़ द वर्किंग ऑफ लिंकर। मतलब मल्टीपल प्रोग्रामिंग फाइल को सिम एक लिंक करके एक सिंगल फाइल को बनाना, उसको एग्जीक्यूटिबल फॉर्म में बनाना। और जब वो फाइल एग्जीक्यूटिबल फॉर्म में बन जाएगी तो आप उसको सेव करेंगे हार्ड डिस्क में, सेकेंड स्टोरेज में। उसके बाद जब आपने इसको रन करना है प्रोग्राम को, तब आता है काम लोडर का। लोडर का काम होता है सेकेंडरी मेमोरी में सेव किए गए प्रोग्राम को लोड करके मेन मेमोरी में लेके आना और उसको करना एग्जीक्यूट। तब इसका मतलब, तब यहाँ पे लिखा गया है अ लिंकर क्रिएट अ लोड मॉड्यूल। लिंकर की वजह से आपका लोड मॉड्यूल बनता है। जब तक प्रोग्राम आपका लिंक नहीं हुआ तब तक आपका लोडर क्या करेगा। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर इन द कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज प्लेटफॉर्म। ऑप्शन डी राइट आंसर। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ मेमोरी मैनेजर, कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी, allocate memory and deallocate the memory। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मल्टीटास्किंग कैन बी क्लासिफाइड एज प्रीएम्प्टिव एंड कोऑपरेटिव। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। विच बार इन एम एस विंडो कंटेन द नेम ऑफ द प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर यूजर, दैट इज द टाइटल बार। आपने देखा होगा आपका ऊपर आता है डॉक्यूमेंट 1, ये आपका टाइटल बार में आता है, जब से सबसे टॉप में होती है एप्लीकेशन के। इन द स्प्लिट विंडो मोड वन टाइटल बार लुक्स डार्कर देन अदर बिकॉज डार्कर टाइटल बार शो एक्टिव विंडो। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। जो आपकी विंडो एक्टिव होगी उसका आपका टाइटल बार डार्कर होगा और बाकी के आपके शेडिड होंगे, मतलब हाइड होंगे। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। इन एम एस वर्ड टेक्स्ट बाउंड्री कैन बी डिस्प्लेड और हिडन फ्रॉम दी ऑप्शन फ्रॉम टूल्स मेन्यू। टूल्स मेन्यू में आपका ऑप्शन होता है, उससे आप टेक्स्ट की बाउंड्री को हाइड कर सकते हो और उसको शो भी कर सकते हो। 41 इन एम एस वर्ड व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ मैनुअल लाइन ब्रेक। अगर लाइन ब्रेक की बात होती है तो शिफ्ट एंटर का यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर बात पेज ब्रेक की हो तो कंट्रोल एंटर का यूज़ किया जाएगा। एम एस एक्सेल में इन एम एस एक्सेल कंडेंसिंग आउटपुट डाटा टू एग्जिबिट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दैट इज द समराइजिंग। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। इन एम एस एक्सेल विच मेन्यू कैप्ट द ग्रुप एंड आउटलाइन कमांड। ऐसा कौन सा मेन्यू होता है जो आपकी कमांड को ग्रुप करता है एंड उसको आउटलाइन करता है, दैट इज द मेन्यू नंबर डेटा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विच फीचर इन एम एस एक्सेल मेक इट ईजी टू एंटर वैल्यू इन मैनी सेल विद जस्ट अ फ्यू क्लिक, दैट इज द फिल सीरीज। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और फिल सीरीज में आपके होते हैं टोटल 4 वैल्यूज़। मतलब आप फिल सीरीज में आपको डाउन, अप, लेफ्ट एंड राइट, इन चारों तरफ आप फिल को सीज कर सकते हो, चाहे वो ऊपर की तरफ हो, चाहे नीचे की तरफ हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो। एक्सेल फंक्शन दैट राउंड अ स्प्लाइड नंबर डाउन टू होल इंटीजर। दिस क्वेश्चन हैज बीन स्क्रैप्ड। इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है। एम एस एक्सेल टू एक्टिवेट प्रीवियस सेल इन अ प्री सेलेक्टेड रेंज। एक आपके रेंज सेलेक्ट की है, अब उस रेंज में आपने सेलेक्ट करना है प्रीवियस सेल को। ना तो उसका ऑल्ट की होगा, ना तो टैब की होगा, ना एंटर की होगा। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगर ये तीनों की नहीं होंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर इसका था कंट्रोल जी।
कंट्रोल जी आपका एक फंक्शन होता है, उसी की वजह से आप इस काम को परफॉर्म कर सकते हो। अ पोर्शन ऑफ द वर्कशीट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन कैन बी व्यूड थ्रू। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्कशीट विंडो। डॉट पी पी एस एक्स किसके एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट शो। विच आर द स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट कंटेन इन प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल, दैट इज द एनिमेशन इफेक्ट। अंडरलाइन करने के लिए आपके लिए कौन सी की होती है, कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन करते हो, कंट्रोल आई से आप करते हो इटैलिक, और कंट्रोल एम से करते हैं इंडेंटेशन। द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप आर्ट गैलरी अलाउ यू टू ऐड क्लिप आर्ट इमेजेस टू स्लाइड और स्लाइड्स। 51 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अपडेटिंग अ डाटाबेस मीन्स मॉडिफाइंग और एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड। What do you call a collection of record matching parameter of a query? That is the dataset. फील्ड होती है आपकी एट्रीब्यूट कॉलम, फील्ड स्टोर वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है फील्ड में। रिकॉर्ड आपका होता है टपल रो। क्वेरी आपकी वो होती है जो आप लगाते हो एसक्यूएल के थ्रू डाटा को फैच करने के लिए। इन ई आर डायग्राम ड्राइड एट्रीब्यूट, अगर आप बात की जाए ड्राइड एट्रीब्यूट की, उसका सिंबल क्या होगा, उसका सिंबल होगा डैश्ड एलिप्स। अगर सिंपल होता आपका एट्रीब्यूट तब उसका आंसर होता है एलिप्स, लेकिन यहाँ बात की गई है ड्राइव एट्रीब्यूट की, जो एट्रीब्यूट का ड्राइव किया गया हो वो का डैश्ड एलिप्स, मतलब डॉटेड डॉट आपके एलिप्स लगेगा। अगर बात की जाए एंटिटी की, तब आपका यूज़ किया जाएगा रेक्टेंगल, जो दिया गया था ऑप्शन सी में, रेक्टेंगल फॉर एंटिटी। और ट्रायंगल आपका कोई भी शेप नहीं होती। अगर बात की जाए रिलेशनशिप की, उसके लिए होता है आपका डायमंड सिंबल, गे रिलेशनशिप के लिए, गे एंटिटी के लिए, गे एट्रीब्यूट के लिए, और डैश्ड एलिप्स हो गया आपका ड्राइव एट्रीब्यूट के लिए। विच टाइप ऑफ डाटा मॉडल इज यूज टू स्टोर डाटा इन प्रीडोमिनेंट वे। इस क्वेश्चन को भी स्क्रैप कर दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन आपका गलत है। आपका यहाँ पे प्रीडोमिनेंट वर्ड नहीं आना था, क्योंकि ऐसे कोई टर्म नहीं होती डाटाबेस के अंदर। इन डीबीएमएस की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, अगर टेबल के बीच में करनी है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट, यू हैव टू यूज फॉरेन की। इन अ रिलेशनशिप स्कीमा ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड कॉल्ड डोमेन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बात की गई थी रिलेशन स्कीमा, रिलेशन स्कीमा का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक, अब इसने बोला ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड, आपकी टपल होती है कंप्लीट रो। जब इस टपल को डिवाइड किया जाएगा फील्ड में तो ये क्या बन जाएगी, इसमें कॉलम बन जाएंगे। और जब कॉलम बन जाएंगे तो क्या मतलब होगा, हर एक कॉलम में एक लगी है रिस्ट्रिक्शन पर्टिकुलर डोमेन कि आपकी एक कॉलम में आएगी एक कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन, एक टाइप की इन्फॉर्मेशन विद अ कांस्टेंट। मतलब आप इसमें डाटा डिसाइड करेंगे कि अगर आप इसमें नेम है तो उसमें नेम ही आएगा, मतलब आप कहेंगे वेर कैर डाटा टाइप, तो आपका नेम हो गया। किसी का नंबर ऐड करना है मोबाइल नंबर, तो उसमें आपको लगाएंगे नंबर का डाटा टाइप। और इस तरीके से करते करते आप डाटा टाइप का यूज़ करेंगे और आप इसमें लगा देंगे डोमेन रिस्ट्रिक्शन की इस कॉलम पे आएगी आपकी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन। ये आपकी बात की गई थी इसमें, ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड कॉल्ड डोमेन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यू। मैंने आपको एम एस एक्सेस में डाटा टाइप करा चुका हूँ। आपको मैंने बताया था अगर लॉजिकल वैल्यू स्टोर करनी है आपकी 0 एंड 1 या फिर यस एंड नो, आप यूज़ करेंगे यस एंड नो का डाटा टाइप का, और ये स्टोर करता है आपकी ओनली वन बाइट, ओनली वन बिट, आइदर 0 आइदर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चैनल मूव डाटा स्लोली, दैट इज द नैरो बैंड चैनल। लैन कैन यूज डैश आर्किटेक्चर, लैन आपका करता है पीयर टू पीयर एज वेल एज क्लाइंट सर्वर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। समझते हैं कंसेप्ट को। पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर का मतलब हो गया कि आपके पास सेंटर में एक सर्वर है और मल्टीपल क्लाइंट उससे कनेक्टेड है। सभी क्लाइंट सर्वर को कर रहे हैं रिक्वेस्ट और सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को कर रहा है हैंडल एंड उनको कर रहा है वापस रिस्पॉन्स। क्लाइंट क्लाइंट करेगा रिक्वेस्ट और सर्वर करेगा उनको रिस्पॉन्स जो उन्होंने रिक्वेस्ट की गई होगी। लेकिन पीयर टू पीयर में ऐसा नहीं होता। पीयर टू पीयर में हर एक डिवाइस के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो रिक्वेस्ट भेज सकती है और किसी के रिक्वेस्ट को हैंडल भी कर सकती है, मतलब उसको रिस्पॉन्स कर सकती है। मतलब ये डिवाइस इसको रिक्वेस्ट भेज सकती है और इसकी रिक्वेस्ट को
हैंडल करके इसको रिस्पॉन्स वापस कर सकती है। तो इसमें आपका सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती, तब इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर। तो लैन आपका इन दोनों को यूज़ करता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड हैज़ डैश नंबर ऑफ नेबिंग नोड। मैंने आपको बताया था जब टोपोलॉजी कराई थी आपको मैंने कि जो आपके रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें क्या होते हैं टू नंबर ऑफ नेबिंग नोड। वो कैसे हुए? ये आपका नोड हो गया, नोड का मतलब होता है डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो और कोई डिवाइस हो। एक डिवाइस इसके लेफ्ट में होगी और एक इसके राइट में होगी। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विद इज नेबरिंग डिवाइस। जैसे आपकी ये डिवाइस है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। और अब बात आती है इस डिवाइस की, ये आपकी इससे कनेक्ट पहले से थी, आगे एक डिवाइस और आ गई, ये आपकी दूसरी डिवाइस होगी। इसी कैसे अगर ये आ गई, ये इससे कनेक्ट होगी और ये इससे कनेक्ट है, ये इससे होगी, ये इससे होगी। तो हर एक डिवाइस के लेफ्ट में एक है, राइट में एक है, तो इसी कैसे ये बन गई रिंग। तभी इसे बोला गया है रिंग टोपोलॉजी। और इसमें जो डाटा पास होता है टोकन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ओएसए लेयर डज एफ प्रोटोकॉल ऑपरेट। आपका जो एफ प्रोटोकॉल है वो आपका ऑपरेट होता है बोथ फिजिकल एज वेल एज डाटा लिंक लेयर में। व्हाट इज एफ डी डी आई स्टैंड्स फॉर फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस। इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन लैन। डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है लैन के अंदर, और ये यूज़ करता है आपका ऑप्टिकल फाइबर को एज इट्स स्टैंडर्ड underlying physical medium. It use a optical fiber as its standard underlying physical medium. Fiber distribution data interface. An internet-like network that is used exclusively within the organization such as business is called intranet. अगर बात विद इन ऑर्गेनाइजेशन की जाए तो आपका इंट्रानेट होगा। अगर बात की जाए आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन तब आंसर होगा एक्स्ट्रानेट। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 37 था, इसको मैंने आपको नहीं समझाया, सॉरी फॉर डैट। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको हर क्वेश्चन को करता हूँ एक्सप्लेन, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन करना मैं भूल गया था। क्वेश्चन हमारा था मल्टीटास्किंग कैन बी क्लासिफाइड एज। इसका आंसर था आपका प्रीएम्प्टिव एंड कोऑपरेटिव। समझते हैं प्रीएम्प्टिव एंड कोऑपरेटिव का कंसेप्ट। प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग इज अ टास्क used by operating system to decide for how long a task should be executed before allowing the another task to use by operating system। मतलब प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिसाइड करता है कि उसने किसी एक प्रोसेस को कितनी देर तक चलाना है और जो नया प्रोसेस है वो कब उसमें एंटर करेगा। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है जैसे कि हमने कोई किसी प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट किया है तो उसको हम उससे छीन सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर उस टाइम पीरियड में जितना भी वो प्रोसेस होगा उतनी उसकी एजुकेशन होगी, उसके बाद आपकी कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी और नया प्रोसेस आपका एंटर कर जाएगा। ये आपकी होती है प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। और सेकेंड की आपकी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में क्या होता है? कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग इज अ टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम नेवर इनिशिएट अ कंटेक्स्ट स्विच फ्रॉम अ रनिंग प्रोसेस टू अदर प्रोसेस। इसमें ऐसा होता है कि इसमें आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती। जो प्रोसेस आपका चल रहा है वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी कंप्लीट एजुकेशन नहीं हो जाती। ये डिफरेंस था आपका प्रीएम्प्टिव में और कोऑपरेटिव में, और इन दोनों को ये सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग। क्लियर। 63 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। अब हम पढ़ेंगे 64 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का। 64 में पूछा गया था स्पेशलिस्ट प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर इन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन दी वेब आर कॉल्ड। इसको बोलते हैं आप सर्च इंजन। आपने देखा होगा गूगल में ये आपका सर्च इंजन है। जब आप इसमें आप कोई भी क्वेरी डालते हो, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन को किया जाता है लोकेट वेब के अंदर। ये आपका किस वजह से होता है? सर्च इंजन की वजह से। अगला क्वेश्चन है कमर्शियली इंटरनेट सर्विसेज टू प्रोवाइड इंक्लूड। कमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर इंक्लूड, ये आपके तीनों सही है, नेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर प्लस रीजनल सर्विस प्रोवाइडर एंड वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर। ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन MS वर्ड। इसकी होती है आपकी .htm या .html हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कब आई थी? 1990 में। फादर टिम बर्नर ली। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP। ARP का पूर्ण नाम होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और इसका काम क्या होता है? IP से
मैक को मैप करना, मतलब अगर आपके पास आईपी एड्रेस है और आप चाहते हैं मशीन का फिजिकल एड्रेस पता करना, दैट इज द मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तब आप इसको यूज़ करेंगे ARP। और लेकिन इसका सीधा उल्टा होता, इसका उल्टा क्या होता है, RARP। उसमें आपको करते हैं मैक एड्रेस से आईपी को मैप। जिस तरीके से आप आईपी एड्रेस आपको पता है, आप ARP की वजह से मैक एड्रेस को पता कर सकते हैं, उसी तरीके से अगर आपको मैक एड्रेस पता है तो RARP की वजह से आप आईपी को पता कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक्टिव अटैक ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी इज कॉल्ड, दैट इज द डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, DOS अटैक उसको बोलते हैं। चलिए समझते हैं इस अटैक को, ये क्या अटैक कैसे काम करता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज अ साइबर अटैक ऑन एन इंडिविजुअल कंप्यूटर और वेबसाइट टू डिनाई सर्विस टू इंटेंडेड यूज़र। मतलब ये आपका एक साइबर अटैक है जो आपके किसी इंडिविजुअल कंप्यूटर पर अटैक करता है या फिर किसी वेबसाइट पर करता है, और इसका मेन काम होता है कि यूज़र की सर्विस को डिनाई करना, उसकी सर्विस को फुलफिल ना होने देना। और इसका पर्पस होता है टू डिस्टर्ब द नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्टर्ब करता है और उसको करता है वीक। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो और उस वेबसाइट का जो सर्वर है उसकी कैपेसिटी है कि वो 1 सेकंड में 1000 रिक्वेस्ट को कर देता है एक्सेप्ट। लेकिन इस अटैक की वजह से क्या होगा, जो हैकर होगा वो क्या करेगा, सर्वर की कैपेसिटी है पर सेकंड में 1000 रिक्वेस्ट को एक्सेस करना, उनको रिस्पॉन्स करना। लेकिन DOS अटैक क्या क्या करेगा, 1000 रिक्वेस्ट तो आपकी आ रही है रियल यूजर से, लेकिन ये क्या क्या करेगा, 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट डाल देगा, फेक रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर, जिससे क्या होगा, सर्वर पर पड़ जाएगा लोड। इस तरीके से वो इतनी सारी रिक्वेस्टों को हैंडल नहीं कर पाएगा और जो आपके यूज़र थे रियल वाले, उनको प्रॉपर टाइम में रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा और उनकी सर्विस को ये कर देगा डिनाई। ये इसका यूज़ था कि ये नेटवर्क सिक्योरिटी को करता है अटैक, नेटवर्क को करता है वीक। ये इसका काम है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, मतलब सर्विस को करना है डिनाइल टू अ पर्टिकुलर यूज़र। अगला क्वेश्चन था, द टर्म कॉपीराइट मीन्स, कॉपीराइट का मतलब क्या है, टू प्रोटेक्ट एक्सप्रेशन और आइडियाज़। जिस तरीके से अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, अगर मेरे इस वीडियो का कोई सेम यूज़ करता हो, मेरे कंटेंट को सेम यूज़ कर ले, वो आपको हो जाएगा कॉपीराइट। मतलब मैं उस पर कॉपीराइट का केस लगा दूंगा कि इसने मेरे आइडिया को किया है कॉपी, मेरे कंटेंट को किया है कॉपी। इसलिए इसका मतलब है प्रोटेक्ट एक्सप्रेशन और आइडिया, मतलब जो मेरा आइडिया है, मेरा एक्सप्रेशन है, जो मेरा कंटेंट है, उसको कहता है प्रोटेक्ट। तभी आपने देखा होगा कॉपीराइट लगा होता है किसी वेबसाइट में, चैनल पे, सब में। अगला क्वेश्चन था, विच गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट सिग्नल, ऐसा कौन सा गेट है जिसमें आपके 2 या 2 से ज़्यादा सिग्नल होते हैं इनपुट के, और इन विच ऑल इनपुट मस्ट बी हाई, आपके सारे इनपुट हाई होंगे तभी आपका आउटपुट क्या होगा, हाई। ओनली एंड ओनली वन गेट, दैट इज़ द एंड गेट। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों इनपुट आपके 1 होंगे तभी आपका आंसर आएगा 1, अदरवाइज 0। विच अलाउ अस टू स्पेसिफाई रिलेशनशिप बिटवीन बुलियन वेरिएबल, ये करता है आपका बुलियन अलजेब्रा, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था हमारा, द रेस कंडीशन इज रिलेटेड टू, जो आपकी रेस कंडीशन है वो किस से रिलेट करती है, इसका आंसर होगा असिंक्रोनस सर्किट। विच इज कंसिडर्ड एज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन अ टोकन, दैट इज द लेक्सिम। लेक्सिम क्या है, लेक्सिम इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर इन अ टोकन, इसको बोलते हैं लेक्सिम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी, रिस्क असेसमेंट, रिस्क कंट्रोल, रिस्क एनालिसिस एंड बोथ ए एंड बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, रिस्क असेसमेंट भी प्लस रिस्क कंट्रोल भी। विच इज प्रेजेंटर इन स्पायरल मॉडल, स्पायरल मॉडल में आपका क्या प्रेजेंट होता है, रिस्क एनालिसिस। ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है, उसमें आपके काफ़ी मॉडल होते हैं, वाटरफ्लो मॉडल, स्पायरल मॉडल, इस तरीके से आपके मॉडल होते हैं। तो यहाँ पूछा गया था कि स्पायरल मॉडल में आपका क्या प्रेजेंट होता है, रिस्क एनालिसिस। A variable that holds the memory of another variable is called pointer variable. In MS Word, the keystroke Ctrl I is used to apply italic format to selected text. In MS Word, on a split box, the pointer changes to vertical bar. The pointer changes to double horizontal bar. The pointer changes to double horizontal bar. इन तीनों में से आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी डीप क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा आपको पता होगा
MS वर्ड में जब आप करते हैं स्प्लिट, तब क्या होता है, जो आपका पॉइंटर होता है वो चेंज होता है डबल हॉरिजॉन्टल बार में। जैसे कि आपकी ये स्क्रीन थी, आपने स्प्लिट किया तो आपका ये एक हॉरिजॉन्टल बार यहाँ आ जाएगा और एक आपका यहाँ है। इससे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो कि आपको ये स्क्रीन कितनी चाहिए, ये स्क्रीन कितनी चाहिए। आप फ़ोन पे भी स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करते होंगे, उसमें आप इसको पता कर सकते हो। जब आप फ़ोन पे करते हैं स्प्लिट स्क्रीन, आपके पास हो जाते हैं डबल हॉरिजॉन्टल बार। यही इसमें पूछा गया था कि इन MS वर्ड ऑन अ स्प्लिट बॉक्स, जब आप स्प्लिट बॉक्स करते हो तो क्या होता है, जो जो आपका पॉइंटर होता है वो डबल हॉरिजॉन्टल बार में होता है चेंज। 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया था, एक्सेल each Excel file is workbook that contain different sheet. Which of the following cannot be sheet in workbook? आपकी वर्कशीट भी होती है, चार्ट शीट भी होती है एंड मॉड्यूल शीट भी होती है, लेकिन डेटा शीट नहीं होती। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। डेटा कैन बी अरेंज्ड इन अ वर्कशीट इन इजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग ऑटो फॉर्मेटिंग, अप्लाई स्टाइल्स, चेंजिंग फोर्ट, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। द फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल हैज डैश सेक्शन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी डीप क्वेश्चन। कि जो आपका फिल सीरीज बॉक्स होता है एक्सेल के अंदर, उसमें कितने सेक्शन होते हैं? सेक्शन उसमें होते हैं 4। आपने देखा होगा आपका सेल होते हैं ऐसे, और यहाँ पे आपके पास एक प्लस का साइन बनता है छोटा सा। जैसे ही आप इसको ड्रैग करोगे, आपने यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा आपने 2, आप इसको ड्रैग करोगे तो ये आपकी जहाँ तक आपने ड्रैग किया है आपकी 1 2 3 4 ऐसी सीरीज बन जाएगी। और इसमें पूछा गया था आपके कितने सेक्शन होते हैं? सेक्शन इसमें 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है अप, एक होता है डाउन, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। ये कैसे काम करते हैं? मान लो आपने एक सेल है, अगर आपने करना है अप की तरफ, आपने लिखा यहाँ पे 1, आपने अप की तरफ इसको फिर सीरीज किया तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ -1 -2। अगर आपने डाउन की तरफ किया, यहाँ आ जाएगा आपका 2 3 4 पॉजिटिव आ जाएंगे। अगर आप कहेंगे राइट तब पॉजिटिव आएगा 1 2 3 4 5। अगर आप कहेंगे लेफ्ट इसको फिर सीरीज को, तब क्या आएगा 0 -1 -2। मतलब आपका लेफ्ट में आएगा माइनस की टर्म, अप में आएगी माइनस की टर्म, और डाउन में आएगी पॉजिटिव एंड राइट में आएगी पॉजिटिव। ये इसके 4 सेक्शन थे, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ईच एक्सेल फंक्शन दैट राउंड अ सप्लाइड नंबर डाउन टू अ सप्लाइड सिग्निफिकेंस। ये आपका क्वेश्चन था। इससे पहले आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, ये जो स्क्रैप हो गया था क्वेश्चन आपका एक्चुअल में ये आना था, इसलिए आपको वो क्वेश्चन स्क्रैप हुआ था। यहाँ पूछा गया है ऐसा कौन सा फंक्शन है जो नंबर को करता है राउंड टू द डाउन नंबर सप्लाई सिग्निफिकेंस। मतलब नंबर को डाउन करना है और भी राउंड करना है टू दी सप्लाई नंबर सिग्निफिकेंस। तो आपका कौन सा फंक्शन करता है? फ्लोर फंक्शन। नंबर को राउंड करता है टू दी डाउन, जितनी इसको सिग्निफिकेंस कीजिएगी रेफरेंस पे। बोलने का मतलब है कि आपको एक नंबर दिया गया है 212, कॉमा लगा दिया मैंने 5, तो ये आपका नंबर है 212 और 5 क्या है इसकी सिग्निफिकेंस। तो फ्लोर में क्या होगा, इसका काम, ये काम कैसे करता है कि हम चेक करेंगे क्या 212 5 का मल्टीपल है, या 212 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, हम जाएंगे डाउन कि 212 से ऐसी कौन सी वैल्यू छोटी है जो 5 से डिवाइड हो रही है। तो 212 आपका 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम जाएंगे डाउन 210। 212 से छोटी आपकी तो 210 टर्म ऐसी है जो आपकी 5 से हो रही है कंप्लीट डिवाइड, आप चेक कर सकते हो। तो इस केस में इसका आंसर आएगा 210। और ये यहाँ पे बात की गई थी राउंड अ नंबर टू डाउन द प्राइस सिग्निफिकेंस। आपका फ्लोर हो गया, और सीलिंग इसका उल्टा है। ये आपका फ्लोर आपका डाउन करता है, सीलिंग आपका करता है अप। मतलब 212 दिया गया था, 212 से अप कौन सी वजह होती है 215, तब सीलिंग के केस में इसका आंसर आना था 215। वो आपका 5 से डिवाइड होता है। जो आपका इंट है, इसमें आपका सिर्फ एक ही आर्गूमेंट होता है, मतलब ये भी आपको नंबर को करता है राउंड लेकिन डाउन करता है। जैसे कि आपका नंबर दिया गया था 8.9, यहाँ लगाए इंट, तो ये डाउन को करेगा इसको राउंड, तो 8.9 से ये फ्रैक्शन पार्ट को काट देगा, आंसर आपका आएगा 8। और राउंड करता है आपका राउंड, जैसे कि 43.376 है, और हमने इसको लगा दिया 2 पॉइंट तक इसको राउंड करना है, तो हम क्या क्या करेंगे, इसका 43.37 का बन जाएगा 8, तो ये आपका राउंड हो जाएगा। MS एक्सेल में कंट्रोल O का काम क्या होता है? टू ओपन दी एग्जिस्टिंग फाइल। आपका 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
Which of the following is used to add time to slide in presentation? That is the rehearsal timing button. DBMS help to achieve data independence as well as centralized manner to control data. डाटा को ये सेंट्रलाइज करता है मैनेज, और डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हैं 3 लेवल: फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड व्यू लेवल। डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर फिजिकल लेवल पे कोई चेंज किया है तो उसका फैक्ट कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं बनना चाहिए, और अगर कंसेप्चुअल लेवल पे कोई चेंज किया गया है तो उसका फैक्ट आपका व्यू लेवल पे नहीं बनना चाहिए। ये इसका मतलब होता है डाटा इंडिपेंडेंस का। और ये तीनों लेवल आपको मैंने किसी न किसी पेपर में बताए हुए हैं। फिजिकल लेवल में क्या होता है, आपका डाटा स्टोर होता है, आपका डाटा बेस में डाटा क्या स्टोर है, डेट इज डिफाइंड इन फिजिकल लेवल। और कंसेप्चुअल में होता है आपका कि लॉजिकली आपको डाटा कैसे प्रेजेंट है, लॉजिकली आपको डाटा प्रेजेंट कैसे है टेबल के फॉर्म में, वो आपको होता है कंसेप्चुअल लेवल पे। और लास्ट आपको आता है आपका एक्सटर्नल लेवल, जिसको बोलते हैं व्यू लेवल। व्यू लेवल मीन्स मतलब जो यूजर को दिखाई दे रहा है इंटरफेस। बैकएंड में क्या हो रहा है वो यूजर को कुछ पता नहीं है, लेकिन जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई फॉर्म यूजर भर रहा है, वो आपको होगा व्यू लेवल। लेकिन उस फॉर्म में जो डाटा एंट्री हो रही है बैकएंड में, वो टेबल में किस तरीके से जा रही है और टेबल से वो कैसे स्टोर हो रही है, ये यूजर को नहीं पता। ये इसका काम होता है। तो ये आपका डाटा इंडिपेंडेंस था कि लेवल 1 पे अगर कोई चेंज किया है तो लेवल 2 पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और लेवल 2 पे अगर कोई चेंज किया गया तो लेवल 3 पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज़ द वर्किंग ऑफ DBMS। DBMS की वजह से हम इसको अचीव कर पाते हो, डाटा इंडिपेंडेंस प्लस सेंट्रलाइज मैनेज टू कंट्रोल डाटा। ऑप्शन ए एंड सी आपका सही आंसर था। विच इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर कस्टमाइजिंग अ डाटा शीट विंडो? चेंज वंस रो हाइट। इसको आप नहीं कर सकते, बाकी सब आप कर सकते हो। अब हमारा कमेंट सेक्शन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 138 से। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर? डेटा कॉपी। डाटा कॉपी करना इसकी कोई फीचर नहीं है, बाकी सभी इसके फीचर है। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस टू कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। डाटा जब प्रोसेस होगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, और एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या बनती है, नॉलेज। इन एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम अल्फा न्यूमेरिक डाटा नॉर्मली टेक द फॉर्म ऑफ। जो आपका अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, इन दोनों का मिक्सचर। अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन सीक्वेंस ऑफ फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ये इसके 3 मेन काम होते हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फैच का मतलब है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करना। डिकोड का मतलब है उस इंस्ट्रक्शन को समझना कि वो आपकी इंस्ट्रक्शन क्या थी, और जब आपने इसको समझ लिया देन लास्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, उसको रन करना। कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने इसका आर्किटेक्चर डिवाइड किया था। लेकिन अगर बात की जाए कंप्यूटर के फादर की, कौन थे, चार्ल्स बेबेज। सिर्फ ये डिफरेंस है, आर्किटेक्चर दिया है जॉन वॉन न्यूमैन ने, और कंप्यूटर के फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज। अगर बात की जाए हु वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, अगर साइंस वर्ड लग गया आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, तब आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ये क्वेश्चन को काफ़ी घुमा के पूछते हैं। मैंने आपको चारों तरीके से बता दिया क्वेश्चन आपको किस तरीके से आ सकता है। ब्लेज पास्कल आपके फादर थे पास्कलाइन मशीन के। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्क विद फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन कब आई थी, थर्ड जनरेशन में। और ये आपकी ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज है जो आई थी थर्ड जनरेशन में 1957, फादर जॉन बेकस, और कंपनी इंट्रोड्यूस इन IBM। इसका यूज़ होता है आपका साइंटिफिक पर्पज़ के लिए। विच इज़ टेलीविजन साइज कंप्यूटर? दैट इज़ द माइक्रो कंप्यूटर आपके थे टीवी की तरह। इन अ सिलिकॉन चिप ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट ट्रांजिस्टर एंड अदर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके फादर कौन है, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस, 1959। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल कंपोनेंट? कौन कौन से होते हैं इसके, सिस्टम यूनिट प्लस इनपुट आउटपुट यूनिट प्लस सेकेंडरी स्टोरेज। 146 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विच माउस टेक्निक इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट? अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, यू हैव टू प्रेस राइट क्लिक ऑन द माउस। लेकिन अगर आपने सिर्फ नॉर्मल क्लिक करना है, आप क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक को। बाय विच प्रिंटर अ कैरेक्टर प्रिंट ओनली वन स्ट्रोक? ओनली एंड वन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। लाइन प्रिंटर इज ऑल्सो इम्पैक्ट प्रिंटर, बट प्लॉटर एंड लेजर प्रिंटर आर दी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस? प्रिंटर एज वेल एज मॉनिटर, बोथ ए एंड बी आपकी आउटपुट डिवाइस है। विच डिवाइस इज यूज एज ए स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर इक्विपमेंट? दैट इज दी माउस। 150 का आंसर होगा बी। विच सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज देयर हैंड फॉर कंप्यूटर इनपुट? मतलब ऐसा कौन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कंप्यूटर को देंगे इनपुट लेकिन अपने हाथों का यूज़ नहीं करेंगे टाइप करने के लिए? ये आपका होता है स्पीच रिकॉग्निशन। मतलब आप बोल के इसमें देंगे इनपुट लेकिन आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से आप करते हैं इनपुट को एंटर बिना हाथ से टाइप किए। 152. The faster, costlier and relatively small form of storage managed by computer system hardware, that is the कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी आपकी इन तीनों से फास्ट है, लेकिन कैशे से भी फास्ट कौन सी है? रजिस्टर मेमोरी। कैशे का साइज होता है मिनिमम 2 MB, सॉरी 256 KB इसका होता है मिनिमम साइज, एंड मैक्सिमम होता है इसका 2 MB। 256 इसका KB इसका 256 KB इज द मिनिमम साइज एंड 2 MB इज द मैक्सिमम साइज। Cache work on the principle of locality of reference. The content of the memory will not lose when the power goes off. ROM, EPROM, double EPROM। 153 का आंसर होगा all of these, क्योंकि आपके तीनों ही रोम के टाइप है। इंटरनल स्टोरेज इज डैश स्टोरेज। 154 का आंसर होगा आपका ए, प्राइमरी स्टोरेज। A disk content that is recorded at the time of manufacture and cannot be changed or erased। जब वो चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब है वो आपका क्या है? रीड ओनली। फॉर परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट यूज आर फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ दीज। 156 का आंसर होगा डी, ये तीनों आपके यूज़ होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में गलती हुई है कि गलती ये हुई है कि फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में आपका सी यूज़ नहीं होता, के यूज़ होता है। ये आपको मैं दे रहा हूँ एडवांस नॉलेज। अगर बात की जाए आपकी मैग्नेटिक डिस्क की, जिसमें आपके आते हैं फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, वहाँ पे आपका यूज़ होता है DISK। लेकिन अगर बात की जाए ऑप्टिकल डिस्क की, उसमें आपका DISK नहीं होता, DISC होता है, जिसमें आपका होता है CD ड्राइव, DVD एंड BRD। द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज यूनिट। मैक्सिमम लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है, वो इसका आंसर लगाते हैं मेमोरी, लेकिन इसका आंसर मेमोरी नहीं होगा, आंसर होगा स्टोरेज यूनिट, क्योंकि मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द स्टोरेज यूनिट। विच इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इंटू ट्रैक एंड द सेक्टर, दैट इज द फॉर्मेटिंग। सेक्टर आपकी हार्ड डिस्क की सबसे छोटी यूनिट है, जो आपका जहाँ पे आपका डाटा एक्चुअली प्रेजेंट होता है वो आपका सेक्टर होता है। इफ़ अ मेमोरी चिप इज़ वोलेटाइल इट विल, अगर आपकी मेमोरी चिप वोलेटाइल है, इसका क्या मतलब होगा कि उसका कंटेंट आपका लॉस हो जाएगा जब अगर पावर टर्न ऑफ की जाएगी, दैट इज द प्राइमरी मेमोरी रैम। लॉस इट्स कंटेंट इफ करंट इज टर्न ऑफ। व्हाट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोवाइड ओनली टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फाइल? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 160 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट? मॉनिटर, CPU, CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क। CPU, CPU आपका सिस्टम यूनिट का पार्ट है, लेकिन बाकी आपके इसके पार्ट नहीं है। मैक्सिमम लोग समझते हैं जो कंप्यूटर के साथ जो आपका एक बॉक्स आता है उसको वो CPU बोलते हैं, लेकिन आपका CPU नहीं होता। CPU आपकी एक चिप होती है जो कि इस बॉक्स के अंदर होती है। तो इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? इस बॉक्स को बोलते हैं सिस्टम यूनिट। और सिस्टम यूनिट का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं कैबिनेट। ये होगी आपके लिए एडवांस नॉलेज। अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर। The system component that control and manipulate data in order to produce information is called microprocessor, और माइक्रोप्रोसेसर को बोलते हैं CPU। विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। बेसिक होती है, सी होती है, फोर्ट्रन होती है, लेकिन फास्ट नहीं होती। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, बेसिक। बिगिनर ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड 1964 में आई थी। जॉन जे केनमी इसके फादर हैं। बेसिक का यूज़ है बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। सी लैंग्वेज 1972 में आई थी। इट इज़ अ प्रोसीजर लैंग्वेज।
हाई लेवल लैंग्वेज प्लस इसके फादर कौन है, डेनिस रिची। फोरट्रान आपको मैं बता चुका हूँ। और मिस्टेक इन एल्गोरिदम दैट कॉज इनकरेक्ट रिजल्ट, ये क्वेश्चन आपका कल 24 अप्रैल को पेपर हुआ था J 239, उसमें आपको ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन यहीं से उठाया गया है, पोस्ट कोड 843 से क्वेश्चन उठाया है डायरेक्ट। किस किस पोस्ट में, JOA 939 में। अ मिस्टेक इज एन एल्गोरिदम दैट कॉज इनकरेक्ट रिजल्ट, दैट इज़ द लॉजिकल एरर। अगर आपने लॉजिकल एरर लगा दिया है तो आपका रिजल्ट में से गलती आएगा। बोलने का मतलब है आपने कहना था 2+3, लेकिन आपने कर दिया 2×3। तो इस एरर को कंपाइलर नहीं पकड़ पाएगा, आपका कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट कर लेगा और रिजल्ट आपका गलत आ जाएगा। यही आपका एक ऐसा एरर होता है जिसको बोलते हैं लॉजिकल एरर प्लस सिमेंटिक एरर, जिसको कंपाइलर नहीं पकड़ पाता। हाउ मैनी बिट आर रिप्रेजेंटेड इन 1 बाइट, एक बाइट में आपको होते हैं 8 बिट। विच शो ऑफ स्टेट ऑफ करंट, बाइनरी कोड। बाइनरी कोड में ऑफ स्टेट क्या होती है आपकी, 0। ऑप्शन ए। अगर ऑफ स्टेट 0 है तो ऑन स्टेट क्या होती है, 1। ऑन के लिए 1, ऑफ के लिए 0। इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज दी डिजिटल डाटा, 0 और 1 के फॉर्म में। ग्रुप ऑफ 8 बिट, यहाँ पे आपको 8 बिट दी गई है, या फिर इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो। अगर 8 बिट का ग्रुप है तो आंसर आपका हमेशा क्या होगा, बाइट। विच मैनुअल टेल यू हाउ टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए कौन सा मैनुअल होता है, यूज़र मैनुअल। 170 होगा सी आंसर। तो इस लेक्चर में हमने पढ़े 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और हर क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल में समझाया है। आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि HPU सिस्टम एनालिस्ट प्लस HPU क्लर्क प्लस HP हाई कोर्ट क्लर्क एंड HPU JOA। इन चारों में आपके कंप्यूटर क्वेश्चन आने हैं, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। जैसे कि आपको सिस्टम एनालिस्ट में पता है क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्यूटर के 100 या 120 क्वेश्चन आएंगे उसमें। उसका सिलेबस मैंने अभी देखना है, आपको मैं सिलेबस पढ़ का दूंगा। और HPU के JOA में आपको क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के 60, हाई कोर्ट में कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे 20। तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन रिपीट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको इस लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पेपर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई नॉलेज के साथ। सी यू सून। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।